तो बच्चों आज हमने करनी है बायनोमियल टू नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। ये थर्ड टाइप है बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। फर्स्ट टाइप में हमने पढ़ा था कि फॉरवर्ड वर्किंग होती है कि आपके पास डाटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, आपके पास डाटा गिवन होता था फर्स्ट टाइप में। उस डाटा पे आप एक फॉर्मूला अप्लाई करते थे। फॉर्मूला अप्लाई करने से आपके पास जी वैल्यू आ जाती थी और उस जी वैल्यू को ग्राफ और जी टेबल के वजह से विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड जी टेबल आप आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये टाइप वन थी बच्चों जो हमने डिस्कस की थी। टाइप टू में इसका ऑपोजिट होता है कि वो आपको आंसर गिवन देता है, आप आंसर को ग्राफ और टेबल यूज करते हुए आप कन्वर्ट करते हो जी वैल्यू में, और फिर उस जी वैल्यू के साथ फॉर्मूला को यूज करते हुए वो या तो आपसे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करवाता है, या आपसे मीन की वैल्यू कैलकुलेट करवाता है, या फिर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कैलकुलेट करवाता है। जो वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा बकाया दो वैल्यूज वो खुद से आपको बताएगा, तो इसलिए आपने उस पर परेशान नहीं होना। ठीक है, तो और ये मैंने बड़ी डिटेल में आप लोगों को डिस्कस किया था। आज बच्चों टाइप थ्री है। ठीक है, सो बेटा ये टाइप थ्री में क्या होगा, बायनोमियल टू नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का वर्ड सिर्फ इसी में आता है बच्चों, तो अगर जब भी वो अप्रोक्सीमेशन कहेगा तो इसका मतलब है आपने ये बायनोमियल से नॉर्मल की तरफ ही जाना है। और हमने ये भी बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि आपके पास ये नॉर्मल की बायनोमियल से नॉर्मल में क्यों जाते हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन अभी ये देखें पहले हम बच्चों। बायनोमियल में आपके पास तीन चीजें होती हैं जो गिवन होती हैं। ठीक है, और वो तीन चीजें कौन कौन सी होती हैं। बायनोमियल में आपको एन गिवन होता है। ठीक है, बायनोमियल में आपको पी गिवन होता है, और बायनोमियल में आपको क्यू गिवन होता है। ठीक है, तो बेटा बायनोमियल में एन गिवन होता है विच इज नंबर ऑफ रिपीट्स, पी सक्सेस होता है जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, और क्यू बच्चों क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, अच्छा अब इस बायनोमियल को बेटा हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बायनोमियल को नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए बेटा आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी और तीसरी चीज फाइंड करनी, यानी इसी तरह से करना पड़ेगा कि आपके पास वैल्यूज बायनोमियल की गिवन होंगी, उन्हीं को यूज करते हुए आप दो चीजें यहाँ फाइंड करोगे, और थर्ड चीज मैं बताता हूँ वो कैसे करनी है। तो टोटल तीन चीजें करनी पड़ेंगी टू कन्वर्ट बायनोमियल इनटू नॉर्मल, जिसमें बच्चों सबसे पहली चीज है आपको म्यू की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि बायनोमियल में आप नॉर्मल में आपको पता है ना कि म्यू यूज होता है, एक्स माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला पड़ा है। म्यू मींस मीन, मीन कैसे निकलता है, एन मल्टीप्लाइड बाय पी।
ये जो आपके पास n गिवन है, ये इसको आप p से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड, आपको जो चीज फाइंड करनी है बच्चों, दैट इज स्टैंडर्ड एविएशन। और स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एन पी क्यू का स्क्वायर रूट। सो एन मल्टीप्लाइड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू का स्क्वायर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड एविएशन आ जाएगा बेटा। और तीसरी चीज बच्चों कैलकुलेट करनी करनी होती है करेक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूएशन। ठीक है, करेक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूएशन क्या है? देखो बेसिकली बेटा, आपको ये बात पता है ना कि जो बाइनोमियल होता है ये डिस्क्रीट होता है। बाइनोमियल जो है हमारे पास, ये क्या होता है बच्चों? डिस्क्रीट। और जो नॉर्मल है बेटा, ये क्या होता है डाटा इसका? कॉन्टिन्यूअस। सो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, यानी डिस्क्रीट को आप कॉन्टिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आपको याद है जब हमने वो स्टैंडर्ड एविएशंस कैलकुलेट किए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में, जब सेंट्रल उसमें, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बच्चों, आप जो है वो क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हो। ठीक है, सेम प्रोसीजर यहां पर हम अप्लाई करेंगे। किसको? बाइनोमियल के डिस्क्रीट को नॉर्मल की कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करने के लिए। अब बेटा वो कैसे करेंगे मैं बताता हूं। ठीक है, आप देखो, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, और उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने वाला केस है ना, ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट, यानी वो आपको जो क्वेश्चन देगा वो बाइनोमियल का ही क्वेश्चन होगा। जब आप उसे सॉल्व करते जाएंगे तो आगे किसी पार्ट में जाके आपको ऐसा फील होगा कि ये बाइनोमियल के थ्रू सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसको फिर आपको नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? आपको याद है हमने एक क्वेश्चन किया था कि a dice is thrown अब मैं इसको कह रहा हूं जी, a dice is thrown 120 टाइम्स। ठीक है, अब x क्या है? x denotes the random variable for number of times dice land on a multiple of 3। ये जो हमने क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, बस उसमें क्या डिफरेंस था बच्चों कि यहां पर आपने जो नंबर लिया था, ये हमने लिया था ऑलमोस्ट आई थिंक कोई 10 या 12 या 15 इस तरह करके कोई नंबर था। ठीक है, सो डाइस लैंड ऑन अ मल्टीपल ऑफ 3, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 8 टाइम्स, 6 टाइम्स, इस तरह करके हम डिस्कशन कर रहे थे। बट यहां हमने डायरेक्ट क्या किया? डाइस लैंड ऑन अ मल्टीपल ऑफ 3 120 टाइम्स। तो नोट करें, अब देखें, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट डाइस लैंड्स ऑन अ मल्टीपल ऑफ 3 एग्जैक्टली 4 टाइम्स। नंबर 1, डाइस लैंड on a multiple of 3 exactly 4 times। अब डाइस लैंड ऑन अ मल्टीपल ऑफ 3 एग्जैक्टली 4 टाइम्स का क्या मतलब है बच्चों? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग यहां पर लिखेंगे, देखो टोटल कितने टाइम एक्सपेरिमेंट हो रहा है? 120 टाइम्स।
सक्सेस क्या है? सक्सेस है लैंडिंग ऑन मल्टीपल ऑफ 3। मुझे बताओ, डाइस में जो मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं बच्चों, वो 2 होते हैं ना? एक 3 होगा और एक 6 होगा। सो देर आर 2 मल्टीपल्स ऑफ 3 आउट ऑफ 6। सो 2/6 मीन्स 1/3। ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ गई बच्चों। तो फिर फेलियर की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते होते हैं? 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी 1 - 1/3। सो क्या ये 2/3 आ जाएगी? सो 2/3 बच्चों फेलियर की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास। ठीक है। अब वो कह रहा है डाइस लैंड ऑन अ मल्टीपल ऑफ 3 एग्जैक्टली 4 टाइम्स। तो इसमें क्या करें? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इक्वल्स टू 4। ठीक है। कितना होगा? कैसे कैलकुलेट करें? आप करते हो टोटल कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट हो रहा था? 120 टाइम्स। सो 120C4। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बेटा 4 है, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 116 टाइम्स। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 4 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 116। तो बेटा इसको सॉल्व ना करना, ये बहुत लेंथी और बहुत बड़ा आंसर आएगा। आप इसको एज इट इज ही रहने दें। ठीक है बेटा। अच्छा, अब अब मैं वो केस कराने लगा हूं जो मैं जिसके लिए मैंने क्वेश्चन लिखा था। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अगर वो कह दे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस लैंड on multiple of 3 50 टाइम्स। ये किस समय से कहूंगा? मोर देन 50 टाइम्स। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब मोर देन 50 टाइम्स वो मल्टीपल ऑफ 3 पे लैंड कर रहा है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 50, यानी ग्रेटर देन 50 होगा बिकॉज 50 टाइम्स से ग्रेटर है। ठीक है। अच्छा, अब 50 से ग्रेटर है तो बच्चों क्या ऑप्शंस हैं? याद करो, जब बाइनोमियल किया था तो टोटल एक्सपेरिमेंट हो रहा है बच्चों 120 टाइम्स, और ग्रेटर देन 50 की बात हो रही है। इसका मतलब है कि ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 51 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 52, 53 एंड सो ऑन। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू कितना चाहिए? 120 तक जाना पड़ेगा। और ये तो बहुत बड़ी वैल्यूज है, ऑलमोस्ट कुछ 70 कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको। या फिर एक ऑप्शन हमारे पास ये होता था बच्चों कि x इक्वल्स टू 0, 1, 2, और मुझे क्या करना पड़ेगा? ये कैलकुलेट करके इसको बेटा 1 में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा इस सारे। और ये ऑप्शन भी बहुत मुश्किल है बिकॉज 50 कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है। अब याद करो, मैंने ये स्टार्ट में भी एक्सप्लेन किया था जब मैंने ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की थी, और अभी दोबारा बता रहा हूं। वहां पर मैंने थर्ड नंबर पे एक पॉइंट लिखा था दैट n इज वेरी लार्ज। यहां देखें, ये इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। ये देखो यहां पर n की वैल्यू क्या है? ये तो 50 कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं, और ऊपर कितने 70 कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं। सो n इज वेरी लार्ज का ये मतलब था बच्चों। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट ईदर 51 to 120 और फ्रॉम 0 to 50। सो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए, इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं?
हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनोमियल को किसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है। सो अगर आपको 5 से ज्यादा ऑलमोस्ट कैलकुलेट करने पड़े तो आप उसको कन्वर्ट कर लिया करो बाइनोमियल को किसके अंदर, नॉर्मल के अंदर। ठीक है। वैसे तो आपको पता कैसे चलेगा कि बाइनोमियल को नॉर्मल में करना है। इफ एन पी इज ग्रेटर देन 5 और एन क्यू इज ग्रेटर देन 5, तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 5 हो, सो इसका क्या मतलब है, ये कौन सा केस है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। ठीक हो गया बच्चों। डन। बात क्लियर हो गई। जी सर। अब हम इसे नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कैसे करना है ये सीख लो। देखो बच्चों, पहली चीज, नॉर्मल, यहां ऊपर वापस आते हैं। पहली चीज आपको क्या करना पड़ेगी, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा म्यू। सेकंड चीज आपको बच्चों कैलकुलेट करनी पड़ेगी स्टैंडर्ड डेविएशन। और थर्ड नंबर पे करेक्शन करनी पड़ेगी। अब ये करेक्शन का क्या मतलब है, ठीक है, तो ये मैं सिखाता हूं आपको। सपोज यहां पर मैं इसको ना थोड़ी सी स्पेस ले लेते हैं। अच्छा, अब ये करेक्शन का क्या मतलब है बेटा, मैं यहाँ एक नंबर लाइन बना रहा हूं आपके सामने, आपको ये शो करवाने के लिए कि ये करेक्शन कैसे होती है। ये नंबर लाइन आ गई हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ देखें जरा, हमें क्या चाहिए था, हमें था कि प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन अ मल्टीपल ऑफ 3 मोर देन 50 टाइम्स, मोर देन 50 टाइम्स बेटो। तो मैं क्या करने वाला हूँ देखना जरा, इसको थोड़ा और नीचे ले जाते हैं। अच्छा, अब मोर देन 50 टाइम्स में बच्चों क्या होगा, आपने क्या करना है, आपने यहाँ सेंटर में लिख लेना है 50। 50 से पहले वाला नंबर 49, तो मैं यहाँ 49 लिख लेता हूँ। और 50 से आगे वाला नंबर 51, तो ये 51 आ गया। बच्चों डिस्क्रीट में क्या होता था बाइनोमियल में, उसमें ये होता था कि आपके पास या 49 है या 49 के बाद जंप करके 50, 50 है तो 50 के बाद जंप करके 51। ये बीच में जो आपको पोर्शन आ रहा है ये इंक्लूड नहीं होता डिस्क्रीट में। बट अब हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस की। तो कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, ये सेंटर वाली वैल्यूज भी हमें जो है ना वो लेनी पड़ेंगी। अब ये सेंटर वाली वैल्यूज कैसे लेते हैं बच्चों, उसके लिए आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, बड़ी सिंपल सी चीज है, सिनेरियोज के हिसाब से चलना है। ठीक है। आपको जैसे 50, इसको हम हाफ और इसको भी हाफ कर दें, यानी 49.5, और ये कितना हो गया 50.5। हम ऐसा करेंगे कि 49 से 49.5, देन 49.5 से 50, फिर 50 से 50.5, देन 50.5 से 51। तो अब चेक करो क्या बीच में कोई भी ऐसा पोर्शन है जो मिस हो गया। अब तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी, अब तो कुछ भी बीच में मिस नहीं हो रहा। तो हम इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें। ठीक है, कि जो नंबर आपके पास जिसकी बात हो रही है 50 की बात हो रही है, तो 0.5 उससे पहले और 0.5 उससे बाद में, वो सारा का सारा 50 ही कंसिडर होगा, जैसे हम वो लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स का काम करते थे। ठीक है। और जैसे हम वो डिस्क्रीट को कॉन्टिन्यूस में चेंज करना सीखा था।
ठीक है बच्चों, तो ये मैंने क्या किया, मैंने 50 से 0.5 पहले और 0.5 बाद, इस तरह से आपके सामने ये बना लिया। अब डिफरेंट केसेस आते हैं, ये अभी समझा रहा हूं मैं, इसको थोड़ा सा और बताता हूँ, थोड़ी सी और स्पेस ले लें हम। अब डिफरेंट केसेस आते हैं बच्चों, उसमें क्या है, केस नंबर 1, वो आपको बोलेगा दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 50। कहेगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, या आपको कहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 50, या कहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 50। ठीक है, अच्छा अब जरा नोट करना, सबसे पहली चीज, ये जो पोर्शन है ना बच्चों, ये बायनोमियल है मेरे पास लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ये हमारा बायनोमियल है, और मैं इस सब को कन्वर्ट करने वाला हूं किसमें, नॉर्मल। ये सारी की सारी वैल्यूज नॉर्मल में कन्वर्ट होंगी। लो जी, ठीक है जी, ये सारी की सारी वैल्यूज किसमें कन्वर्ट होनी है बेटा, नॉर्मल के अंदर। अब देखिए जी, ये था हमारे पास बाइनोमियल, और यहां आएगा बच्चों नॉर्मल। ठीक है, आप देखो 50 से ग्रेटर का क्या मतलब है। अच्छा, अब आपने ना यहाँ उस तरह से सोचना है, ग्रेटर देन 50 से मुराद क्या इसमें 50 इंक्लूडेड होगा। ग्रेटर देन 50 का मतलब है क्या इसमें 50 इंक्लूड है, नहीं सर। यस नहीं है, नहीं है इंक्लूड बेटा। ग्रेटर देन 50 का मतलब 50 से ग्रेटर, 50 तो इंक्लूड ही नहीं, नीचे इक्वल का साइन तो नहीं है ना, सो इट मींस 50 इज अच्छा नॉट सॉरी। इंक्लूडेड। तो 50 इज नॉट इंक्लूडेड का मतलब है, देखो बच्चों, या तो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, या ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। सो अगर 50 से ग्रेटर लेना है तो 49.5 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते ना, कहां से स्टार्ट करेंगे, 50.5 से। तो ग्रेटर देन 50 लेना है तो मैं लिखूंगा ग्रेटर देन 50 में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 50.5। ये बात समझ आई है, ग्रेटर देन 50 का मतलब है बच्चों 50 से बड़ा नंबर। अब 50 से बड़ा नंबर कॉन्टिन्यूस के केस में है 50.5, तो इसका मतलब कहां से शुरू करेंगे, 50.5 से शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा अब उसने सेकंड पोर्शन में कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। अब इक्वल्स टू आ गया, इसका मतलब है कि 50 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, 50 भी इंक्लूडेड है ना। तो या बच्चों हम स्टार्ट कर सकते हैं 49.5 से, या स्टार्ट कर सकते हैं 50.5 से। तो अब मुझे बताओ किससे स्टार्ट करूं कि 50 इंक्लूड हो जाए, एक्स ग्रेटर देन 49.5 लूं या 50.5 लूं कि आपका 50 बीच में आए। 49। बिल्कुल, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 49.5। ठीक है बेटा, अच्छा अगर लेस देन 50 हो, वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 50, 50 से कम नंबर लेने हैं, 50 नहीं आना चाहिए बीच में। अब 50 से कम नंबर हो लेकिन 50 बीच में ना आए बच्चों, वो कौन से होंगे। अच्छा अगर देखो सपोज, अगर मैं लेस देन 50.5 ले लूं सपोज, तो क्या लेस देन 50.5 में 50 नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब है मैं 50.5 नहीं ले सकता, मैं क्या करूंगा, मैं 49.5 से शुरू करूंगा। ठीक है बेटा, देखो 49.5 से लेस में तो नहीं आएगा ना 50,
और लेस देन इक्वल्स टू 50 का क्या मतलब है कि भाई 50 इंक्लूड होना चाहिए। तो अब जो है बच्चों आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन, अब आप 50.5 लोगे ताकि 50 भी बीच में इंक्लूड हो जाए। ये बात समझ आ गई? अगर ये समझ में आ गई तो सारी गेम समझ में आ गई। चलो अब हम चलते हैं वही जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें। अच्छा जी, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर नोट करें, एन की वैल्यू गिवन है, जी बिल्कुल गिवन है। यहां मैं लिख रहा हूं कि ये बायनोमियल है, कन्वर्ट करने लगा हूं, ध्यान से सुनना, और यहां नॉर्मल है। ठीक है जी, लो जी। आप देखो बच्चों, बायनोमियल में एन की वैल्यू कितनी थी, 120। सक्सेस की वैल्यू कितनी थी, 1/3। फेलियर की वैल्यू कितनी थी, 2/3। अब आ जाओ नॉर्मल पे। नॉर्मल में सबसे पहले बच्चों क्या कैलकुलेट करना होता है, म्यू। और म्यू का फॉर्मूला क्या बताया था, एनपी। क्या आपके पास एन है, बिल्कुल है, 120। क्या आपके पास पी है, बिल्कुल है, 3, 1/3। सो बच्चों ये 40 आ गया। सेकेंड चीज क्या फाइंड करना होता था, स्टैंडर्ड एविएशन। स्टैंडर्ड एविएशन का क्या फॉर्मूला पड़ा था, एनपी क्यू का स्क्वायर रूट। एन है बच्चों 120, पी है बच्चों 1/3, और क्यू कितना है, 2/3, स्क्वायर रूट। अच्छा आपने आंसर ना इसका डेसिमल में ना निकालना, एज इट इज मुझे बताओ स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो सॉल्व करके क्या आएगी बच्चों। सर 4 into square root of 15 over 3। 4√15/3, ये गुड है। यस अब आ जाओ जरा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन अ मल्टीपल ऑफ 3 मोर देन 50 टाइम्स। मोर देन 50 टाइम्स बच्चों, इसका मतलब हमें चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 50। जरा नोट करो, ग्रेटर देन 50 ऊपर हमने किया था कैलकुलेट, ये देखो ग्रेटर देन 50 पहला ही केस था। ग्रेटर देन 50 में क्या लेना है, 50.5। ठीक है, सो ग्रेटर देन 50 का क्या मतलब है बच्चों, कि आपको इसके लिए जो नॉर्मल में है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 50.5, ये वाली वैल्यू ले। ठीक है, अब आपने सिंपली क्या करना है, सिंपली ये वाली वैल्यू उठाएं, एक्स ग्रेटर देन 50.5, और इसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है वो टाइप 1 का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, जो टाइप 1 में हमने पढ़ा था बेटा। अब यहां से ऑनवर्ड आपका जो क्वेश्चन है बच्चों वो टाइप 1 शुरू होगी। क्या मतलब टाइप 1 शुरू होगी, मैं बताता हूं, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है। टाइप 1 में क्या होता था, टाइप 1 में हम z की वैल्यू फाइंड करते थे ना सबसे पहले। सो z इक्वल्स टू क्या होता था बच्चों, फॉर्मूला x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एविएशन। x की वैल्यू कितनी है 50.5, माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है, अभी फाइंड किया म्यू की वैल्यू 40, ये रही। सो म्यू की वैल्यू 40 आ गई, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू कितनी फाइंड किया बच्चों, ये फाइंड किया 4√15/3, 4√15/3। सो फाइनल आंसर क्या आ रहा है बेटा जी का, जी वैल्यू क्या आ रही है,
डेसिमल में बतानी है सर। जी जी डेसिमल बेटा। 2.03। 2.03। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब हम क्या करेंगे, अब हम जी टेबल लेंगे और जी टेबल के अंदर से वैल्यू देखेंगे। लो बच्चों, ये जी टेबल आ गया। अब जी टेबल के अंदर हम लोग नोट करें, हमारी वैल्यू है थी 2.03। तो सबसे पहले हम कहा जाएंगे, 2.0 पे। ये रहा 2.0। ठीक है, और आपके पास सेकंड डेसिमल प्लेस जो है वो कितना है, वो 3 है ना, ये रहा 3। सो अब यहाँ 3 से नीचे आएंगे और 2.0 से राइट पे जाएंगे, तो कौन सा नंबर मिल रहा है आपको बच्चों, 0.9788। ठीक है, सो आपको कौन सा नंबर मिल रहा है, 0.9788। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई, अब इस 0.9788 तो मैं देखता हूं, इससे पहले मैंने आपको कहा था आपने क्या करना है, यहां पर एक ग्राफ बना लेना है। ये मीन की लाइन होती है, ये इस तरह से। ठीक है, और आपका ग्राफ कुछ ऐसे करके बनता है। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब जब आप ग्राफ बनाओगे, सो इस ग्राफ के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, हमें क्या चाहिए था, greater than 50.5। ठीक है, सो जी वैल्यू आपकी बच्चों क्या आ रही है, 2.03। तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 2.03। 2.03 अगर ग्राफ में नोट करें बच्चों, कहां पर बनेगा 2.3, ये बन रहा है सपोज जी वैल्यू। ठीक है, अब ग्रेटर देन का मतलब है कि आपने इससे आगे वाला पोर्शन लेना है। तो बेटा क्या करेंगे आप क्योंकि आपको पता है कि ये जो जी टेबल है, ये जो हमें आंसर देता है बच्चों, वो आंसर तो ये लेफ्ट साइड का एरिया देता है, जबकि आपको राइट साइड वाला एरिया चाहिए। तो आप जो भी आंसर आएगा, उस आंसर को 1 में से माइनस कर देंगे। तो मेरा आंसर कितना आ रहा था, ये रहा आपके सामने 0.9788। तो आप यहां लिखेंगे 0.9788। सो इन्हें माइनस करें, क्या बनेगा, 0.0212. 0.0212, ये रहा। 12. जी बेटा जी, ये हमारा आंसर आ गया। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये हमारी टाइप 3 भी होगी बेटा।